हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए पुनः एक बार सामाजिक विषय का एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो नागरिक शास्त्र के अध्याय नंबर 8 से लिया गया है। देखिए, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये आपके नागरिक शास्त्र का अंतिम पाठ है। हालांकि नागरिक शास्त्र में अभी इसके अतिरिक्त दो पाठ और बचे हुए हैं, उसको भी मैं कल परसों में ही आपको बना करके उपलब्ध करा दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की चुनौतियां। इसमें एक खास बात ये मैं बता दूं बच्चों कि पिछले साल की जो एग्जाम हुआ 2020 का, उसमें लोकतंत्र की चुनौतियों में से एक विस्तृत प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है। तो हो सकता है विस्तृत ना आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। तो देखा जाए कि लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, चुनौतियों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ाने के लिए कुछ बिंदुओं को नोट कर दिया हूं, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर इन चैप्टरों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, देखते हैं बिंदु नंबर 1, जिसका जो लिखा हुआ है चुनौतियां। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि ये चुनौतियां क्या होती हैं। तो देखें कि लोकतंत्र को सफल होने के लिए जिन बाधाओं को दूर करना है, जिन समस्याओं को समाप्त करना है, जो समस्याएं हैं लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए जो समस्याएं आ रही हैं सामने, उन्हीं को हम कहते हैं चुनौतियां। ठीक है बच्चों, लेकिन प्यारे बच्चों, ये चुनौतियां कोई आसान चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हमको पता चला और हमने उसका हल ढूंढ लिया, ऐसा नहीं है। चुनौतियों का जो स्तर है, जो लेवल है, वह एक समान नहीं है। पता ये चलता है कि सामने ये समस्याएं हैं, इनको दूर करना है। जब वो समस्याएं दूर हो जाती हैं तो फिर और नई समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्र में जो बाधाएं हैं वो आती रहती हैं, और उन बाधाओं को दूर करने के बाद दूसरी अन्यत्र बाधाएं भी आती रहती हैं। तो लोकतंत्र के समक्ष जो ये चुनौतियां हैं, ये एक कठिन चीज है, और ये नई तो नई बढ़ती जाती है, नए नए आते रहते हैं, और लोकतंत्र उन्हें चुनौतियों को मात देते चला जाता है और अपने आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो इस तरह से चुनौतियां क्या है बच्चों, चुनौतियों के बारे में मैंने बताया कि जो लोकतंत्र के सफल होने में, लोकतंत्र को अग्रणी होने में, उनकी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, कैसे उन समस्याओं से निपटा जाए, यही लोकतंत्र की चुनौतियां कहलाती है बच्चों। फिर दूसरा देख लीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जिस जगह पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था करें तो इसके मुख्य केंद्र बिंदु में जनता होती है, जनता ही चुनती है, जनता ही सरकार बनाती है, और जनता पर ही शासन की जाती है। तो इस तरह से जिस शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु जनता होती है, लोग होते हैं, उसी को हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं लोकतंत्र के बारे में। तीसरी बात देखिए, जो बहुत ही अच्छी शब्द है, सांप्रदायिकता। ये हाई स्कूल में नहीं बच्चों, आप इंटर में जाएंगे, जीवन भर कभी आप अपने जीवन को जिएंगे तो आप उसमें भी पाएंगे कि ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, सांप्रदायिकता। इसका अर्थ क्या होता है ये आप जान लीजिए। जब कोई एक धर्म या कोई एक संप्रदाय अपने संप्रदाय को उच्च श्रेणी का मानने लगता है और दूसरे अन्य संप्रदाय को अपने श्रेणी से निम्न मानने लगता है, जब कोई एक संप्रदाय या कोई एक धर्म जब किसी दूसरे संप्रदाय को या दूसरे धर्म को अपने से निम्न समझने लगता है और अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है, जब वो कोई ऐसा काम करता है जो उस काम में अपने ही धर्म को प्रमुखता देता है, अपने ही संप्रदाय को प्रमुखता देता है, दूसरे संप्रदाय को हीन भावना से देखता है, तो इसको कहते हैं सांप्रदायिकता। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब यह है कि अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझना, दूसरे धर्म को हीन समझना, नीचा दिखाना, तो उसी को हम कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, अगला बिंदु हम देखेंगे जातिवाद। सेम वही बात हुआ सांप्रदायिकता के जैसे ही बच्चों। सांप्रदायिकता में क्या था कि अपने संप्रदाय, अपने धर्म को उच्च श्रेणी का मानना, दूसरे अन्य संप्रदाय को, अपने दूसरे धर्मों को निम्न समझना, या कोई काम करते वक्त, किसी भी तरह का काम करते वक्त अपने ही संप्रदाय या अपने ही धर्म के लोगों को प्रमुखता देना, बाकी लोगों को गौण समझना, यह सांप्रदायिकता कहलाता है। तो वो तो बात हो गई धर्म और संप्रदाय की। अब जातिवाद, जब जाति के अंतर्गत
जातियों के अंतर्गत जब कोई जात अपने को श्रेष्ठ मानने लगे और दूसरे अन्य जातियों को नीचा दिखाने लगे तो उसको कहते हैं जातिवाद। क्या कहते हैं? जातिवाद, जो हमारे भारत में भी बच्चों प्रचलन में है, आप जानते होंगे, बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगला आप देखें अल्पसंख्यक। अभी अल्पसंख्यक क्या होते हैं? बहुत बार आप लोग सुने होंगे अल्पसंख्यक शब्द। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संख्या के आधार जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर उनकी संख्या अन्य की संख्या से बहुत कम होती है, अन्य धर्मों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो उसी को हम कहेंगे अल्पसंख्यक। भारत देश में अगर आप बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है, मुस्लिम है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो ये जो सिख हैं, ये जो धर्म है, इनकी संख्या हिंदू धर्म के अपेक्षा बहुत कम है। तो ये सारी जो धर्म है उनको अल्पसंख्यक धर्म माना जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया? कोई संप्रदाय, कोई वर्ग, कोई जो धर्म, अन्य धर्म, जो दूसरा धर्म है जिसकी संख्या बहुत अधिक है, उसके मुकाबले उसकी संख्या अगर कम है तो उसको हम अल्पसंख्यक मानेंगे, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको हम बहुसंख्यक मानते हैं। ठीक है, तो आपने जान लिया इस तरह से 5 बिंदु। 6वां बिंदु आप देख लें, धर्मनिरपेक्षता। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके जीवन में भी हमेशा काम आएगा। जब भी आप बातचीत करेंगे तो बातचीत में भी इस शब्दों का प्रयोग करेंगे। और भारतीय संविधान द्वारा भारत देश को धर्मनिरपेक्ष देश भी घोषित किया गया है। अब ये धर्मनिरपेक्षता होता क्या है, शब्दों को समझिएगा। जो धर्मनिरपेक्षता है उसको कहते हैं संविधान द्वारा, या जब देश के द्वारा किसी एक विशेष धर्म या संप्रदाय को विशेष महत्व न दिया जाए तो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यानी एक देश के अंतर्गत, एक राज्य के अंतर्गत, एक समाज के अंतर्गत जब सभी धर्मों को एक समान मान लिया जाता है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जब किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी को ऊंचा और नीचा नहीं माना जाता, तो उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यानी धर्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा न मानना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। बाद में इस शब्द को बदल दिया गया और रख दिया गया पंथ निरपेक्षता। क्या है? पंथ निरपेक्षता बच्चों। पहले था धर्मनिरपेक्षता, बाद में उसको कर दिया पंथ निरपेक्षता। कि पंथ निरपेक्षता का मतलब है धर्म के आधार पर किसी के साथ ऊंच नीच की भेदभाव नहीं की जा सकती, ये तो धर्मनिरपेक्षता। लेकिन उसके अंतर्गत, अभी धर्म के अंतर्गत विभिन्न जातियां आती हैं, उन जातियों के आधार पर भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जा सकता, उसको कहते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक है बच्चों, अब अगला देखें हम निरक्षरता। निरक्षरता आसान है, जिनको अक्षरों का ज्ञान ना हो, जिनको पढ़ने ना आता हो, जिनको लिखने ना आता हो, जो कभी पढ़ाई नहीं की हो, अक्षरों का ज्ञान ना हो, उसी को हम कहते हैं निरक्षरता। अब बच्चों ध्यान दें, एक शब्द है लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार। लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। आपने देखा चुनौतियां, तो चुनौतियों को दूर करने के लिए, लोकतंत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए जब कोई प्रस्ताव पास किया जाता है या रखा जाता है या कोई सुझाव दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं लोकतांत्रिक सुधार, या उसी को कहते हैं राजनीतिक सुधार। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक सुधार है या राजनीतिक सुधार, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होता है वही करता है बच्चों। जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के बारे में मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूं। पूरी चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में, मैंने 45 मिनट के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आप उसको भी जाकर के हमारे चैनल से पूरा देख सकते हैं बच्चों। तो लोकतांत्रिक सुधार का मतलब होता है कि जब चुनौतियों को दूर करने के लिए, चुनौतियों को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, लोकतंत्र के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जब हम कोई प्रस्ताव पास करते हैं, जब कोई हम सुझाव पेश करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार। और ये जो लोकतांत्रिक सुधार है और राजनीतिक सुधार है वो कैसा होना चाहिए? देश के हित में होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों के कल्याण में होना चाहिए। अब देखिए अगला टॉपिक है जो वो है लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करना, और 10वां है, देख लीजिए ये जो दो आपके टॉपिक हैं, लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करना और चुनौतियों के विभिन्न प्रकार।
तो इसको पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा चुनौतियों के विभिन्न प्रकार कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद अंत में उसको पढ़ा जाएगा कि लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करना। तो इसको मैं आपको अभी अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो इस तरह से मैंने 8 टॉपिक को आपको पढ़ा दिया, जिसमें लोकतंत्र की चुनौतियां और उससे संबंधित रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसी जो बातें हैं जिनको मैंने बताना महत्वपूर्ण समझा और मैंने वो आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको इतना ही अभी ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ये जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में मैं चुनौतियों के विभिन्न प्रकार और उसके बाद लोकतंत्र को कैसे हम पुनः परिभाषित करें, जो परंपरागत लोकतंत्र का जो परिभाषा हम लोग जानते हैं क्या वो सही लागू होता है कि नहीं होता है, और अगर सही लागू नहीं हो रहा है तो हम नया परिभाषा उसको कैसे दें। तो इस चीजों को हम अगले वीडियो में जानेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय।